हेलो व्यूअर्स, आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और आज का हमारा टॉपिक विषय रहेगा हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं शब्द। इससे पहले हम वर्ण की संपूर्ण गहराइयाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करके आए हैं। आज हम शब्द पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो हिंदी व्याकरण है यह आपको हर परीक्षा में काम आता है। हर परीक्षा के लिए यह उपयोगी होता है। आप चाहे कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, हर परीक्षा में आपके समक्ष हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप थर्ड क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण को, ये थर्ड क्लास से लेकर आपके पीएचडी तक हिंदी व्याकरण आपको काम आता है। दोस्तों, हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हिंदुस्तानियों को हिंदी भाषा पर गर्व है। गर्व कब होगा? जब हम इसकी गहराइयों को जान पाएंगे। तो आइए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द। दोस्तों, शब्द की बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण को हम 3 व्यवस्थाओं में विभाजित करते हैं। सबसे पहली व्यवस्था हमारे पास आ जाती है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था हमारे समक्ष आती है शब्द व्यवस्था। और तीसरी व्यवस्था हमारे पास आ जाती है वाक्य व्यवस्था। वाक्य व्यवस्था, ये 3 व्यवस्थाएं हमारे समक्ष आती हैं। यानी हम हिंदी व्याकरण को 3 व्यवस्थाओं में विभाजित करते हैं। पहली है वर्ण व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत हम वर्ण के प्रकार और वर्णों का संयोग यानी संधि के टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरी आती है शब्द व्यवस्था। शब्द व्यवस्था में हम शब्द की परिभाषा, शब्द के प्रकार और शब्दों का संयोग यानी समास के टॉपिक को पढ़ते हैं। उसके बाद आती है वाक्य व्यवस्था। वाक्य व्यवस्था की बात करते हैं तो वाक्य व्यवस्था में हम वाक्य के प्रकार, वाक्य की बनावट और वाक्यों से बनने वाले पैराग्राफ, इन सभी टॉपिक को हम किसमें पढ़ते हैं? वाक्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। हम पहले जो व्यवस्था है हमारी वर्ण व्यवस्था, इसे पीछे की क्लासेज में पढ़कर आए हैं। हर गहराई को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था, वर्ण के प्रकार, वर्ण से बनने वाली संधि के नियम, ये सभी हम आपके समक्ष रख कर आए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द व्यवस्था। शब्द व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ एक आया शब्द। दोस्तों, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहा जाता है? शब्द एक सार्थक स्वतंत्र इकाई होती है। शब्द एक सार्थक स्वतंत्र इकाई होती है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि भाषा की स्वतंत्र इकाई, भाषा की स्वतंत्र इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की जो स्वतंत्र इकाई होती है वो होता है स्वर। लेकिन यदि हम कहें कि सार्थक स्वतंत्र इकाई कौन सी होगी तो कौन सा हो जाएगा? शब्द। शब्द भाषा की सार्थक स्वतंत्र इकाई होती है। अगर संपूर्ण परिभाषा की बात करें तो एक या एक से अधिक वर्णों की स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है। एक या एक से अधिक वर्णों की स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है। इकाई के अंदर वर्णों का समूह भी हो सकता है और शब्द के अंदर वर्णों का समूह नहीं, एक वर्ण भी पाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, हम अभी तक पढ़कर आए हैं कि वर्णों का समूह क्या होता है? शब्द कहलाता है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि वर्णों का समूह हो। एक अकेला वर्ण भी शब्द का कार्य करता है। जैसे हमने परिभाषा देखी शब्द की कि जो शब्द होते हैं ये एक या एक से अधिक वर्णों की स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। तो यानी शब्द एक वर्णीय भी हो सकते हैं और शब्द अनेक वर्णीय भी
हो सकते हैं। तो शब्द जो है वो आपकी सार्थक इकाई होनी चाहिए, कंडीशन है ये सार्थक होना चाहिए। सार्थक इकाई को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब सार्थक का अर्थ क्या होता है, सार्थक का अर्थ होता है जिसका अपना कोई अर्थ हो, यानी हिंदी वर्णमाला में हिंदी व्याकरण में वह शब्द अपना अर्थ निर्धारित करता हो, चाहे वाच्यार्थ, चाहे लक्षणार्थ, चाहे भावार्थ, तीनों अर्थों में से कोई भी अर्थ निश्चित उसका होता हो वह शब्द कहलाता है। आइए अब हम देखें कि जो शब्द है, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं शब्द का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण, परिभाषा हमने देखी कि शब्द की परिभाषा क्या होती है, एक या एक से अधिक वर्णों की स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है। अब आता है शब्द का वर्गीकरण कि शब्द को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, शब्द के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो हम पढ़ते हैं शब्द का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण का सबसे जो पहला आधार होता है वह होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, या फिर हमें कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं स्रोत के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, या फिर इसे उद्गम के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, या इसे कहा जा सकता है इतिहास के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। दोस्तों ये या लगाकर मैंने क्यों आपके समक्ष रखे कि जब हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उस समय हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए इतिहास के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इतिहास के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो हम अगर उत्पत्ति पढ़ते हैं और इतिहास नहीं पढ़ते तो हम वहां सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, ये तो कहीं अध्यापक ने पढ़ाया ही नहीं कि इतिहास के आधार पर भी शब्द का वर्गीकरण होता है। देखिएगा, उत्पत्ति कहो, स्रोत कहो, उद्गम कहो या इतिहास कहो, एक ही बात है। स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये भी सिंपल क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। अनेक बुक्स ऐसी हैं जिसमें 4 प्रकार दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन हमारे समक्ष आता है तो मैं विश्वास दिलाती हूं कि उसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। कि जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला प्रकार आ जाता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। दूसरा प्रकार हमारे समक्ष आ जाता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तीसरा प्रकार आ जाता है देशज शब्द। देशज शब्द। और चौथा प्रकार आ जाता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द या फिर इसे कहते हैं आगत शब्द। आगत शब्द। और जो 5वां प्रकार होता है वो होता है संकर शब्द। संकर शब्द। दोस्तों याद रखिए कि संकर शब्द भी उत्पत्ति के आधार पर ही माना जाता है। ये 5 प्रकार होते हैं किसके, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के। अनेक बुक्स ऐसी हैं जिसमें केवल ये 4 प्रकार ही दिए हुए होते हैं, संकर शब्द नहीं दिए हुए होते। लेकिन हमें याद रखना है कि संकर शब्द भी उत्पत्ति के आधार पर ही शब्द का वर्गीकरण होता है। ये हम आगे की क्लास में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि तत्सम शब्द कौन कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं, देशज कौन से, विदेशज कौन से। आज सिर्फ हम शब्द के प्रकारों का, शब्द के वर्गीकरण की समझ लेते हैं। शब्द के प्रकारों का जो वर्गीकरण है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज, विदेशज और संकर शब्द होते हैं। थोड़ा सा बताते हुए चलते हैं
कि तत्सम शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। जो रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई अता पता ही नहीं होता, यानी ये शब्द कहाँ से आए हैं, जो आवश्यकता के अनुसार अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, उनका कोई आधार नहीं होता, ऐसे शब्दों को देशज कहा जाता है। उसके बाद विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों या थोड़ा रूप बदलकर प्रयोग कर लिए गए हैं, वो विदेशज या आगत शब्द कहलाते हैं, विदेशों से आए हुए शब्द। उसके बाद है संकर शब्द। संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति दो भाषाओं से होती है। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से उत्पन्न होते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। दो का मिला हुआ रूप संकर कहलाता है। तो बस कोई भी दो भाषाएं हो सकती हैं। अनेक अध्यापक को मैंने ऐसे पढ़ाते हुए सुना है कि संस्कृत और हिंदी के से उत्पन्न, नहीं, संस्कृत और हिंदी का ही हो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती है। ये शब्द किसी भी दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। दो भाषाओं से उत्पन्न हुए शब्दों के मेल से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। ज्यादा डिटेल हम आगे की क्लास में देखते हैं। ये था हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। नंबर 2 पर हम लेते हैं, और 2 पर हमारा आ जाता है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि बनावट के आधार पर, या फिर कह सकते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, उत्पत्ति का अर्थ होता है उद्गम और व्युत्पत्ति का अर्थ होता है बनावट। तो व्युत्पत्ति के आधार पर आए और हमारे मस्तिष्क में ऐसा ना हो कि जो उत्पत्ति है वही क्या है, व्युत्पत्ति है। दोनों में अंतर होता है, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। उत्पत्ति का अर्थ उद्गम और व्युत्पत्ति का अर्थ होता है बनावट या संरचना। आइए हम देखें कि व्युत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे समक्ष आ जाते हैं रूढ़ शब्द। नंबर 2 पर आता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और नंबर 3 पर आते हैं योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार होते हैं व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर। जो रूढ़ शब्द हैं ये ऐसे शब्द हैं जो वाच्यार्थ के रूप में प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जाते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसके बाद यौगिक शब्द, ये योग शब्द की बनावट से हमें पता चल रहा है योग से बना है। योग में एक प्रत्यय लगने से यौगिक बन गया। योग का अर्थ क्या होता है, मिला हुआ। यानी ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है योग रूढ़। देखिएगा ये भी 2 के मेल से बना है, एक योग से और एक रूढ़ से। योग का अर्थ होता है 2 का मिलन और रूढ़ का अर्थ होता है प्रचलित हो जाना। देखिए ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से के योग से बने हो, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने हो, लेकिन किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। ज्यादा डिटेल हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। बस यहाँ इतना बताना चाहते थे कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगला प्रकार हमारे पास आ जाता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर की अगर हम बात करते हैं तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला प्रकार हमारे समक्ष आ जाता है सामान्य शब्द, सामान्य शब्द, और दूसरा प्रकार हमारे पास आ जाता है पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक
शब्द। ये दो प्रकार आते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के, एक सामान्य शब्द होता है और दूसरा पारिभाषिक शब्द होता है। सामान्य शब्द वो शब्द होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जो रोजमर्रा की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो आपके सामान्य शब्द कहलाते हैं। और जो पारिभाषिक शब्द वो होते हैं जिनकी विशेष परिभाषा होती है, जो विशेष विषयों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो कौशल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो आपके पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सामान्य शब्दों की बात करते हैं तो खाना है, पीना है, नहाना है, चलना है, उठना है, बैठना है, सोना है, ये सभी शब्द हम रोजमर्रा की भाषा में प्रयोग करते हैं, ये सभी सामान्य शब्द कहलाते हैं। लेकिन पारिभाषिक शब्द की बात करती हूँ तो ये टेक्निकल वर्ड होते हैं, ये टेक्निकल शब्द होते हैं। जैसे हम ये कहें कि रसायन शब्द दे दिया तो रसायन अपनी एक परिभाषा हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, विज्ञान शब्द दे दिया एक परिभाषा हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, टेक्नोलॉजी शब्द दे दिया एक परिभाषा हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। आइए आगे का प्रकार अगर हम देखते हैं, यहां तक सभी को समझ आया। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके आगे हमारे पास आ जाता है कि व्याकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रकार आता है, अगला वर्गीकरण हमारे समक्ष आ जाता है, व्याकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट हमारे समक्ष आ जाता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। तो हम देखें नंबर 4 पर हम देखते हैं व्याकरण के आधार पर। व्याकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या हम कह सकते हैं कि परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। व्याकरण के आधार पर विकार के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमारे समक्ष आ जाता है विकारी शब्द। पहला प्रकार आ जाता है कौन सा, विकारी शब्द। दूसरा प्रकार हमारे पास आ जाता है अविकारी। अविकारी या फिर इन्हें क्या कहते हैं, हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। देखिए व्याकरण के आधार पर विकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं, विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है, जिनमें परिवर्तन उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो एक लाइन में मैं कह सकती हूँ ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, जिनमें परिवर्तन संभव हो वो विकारी होंगे, और जिनमें परिवर्तन संभव न हो, जो के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अविकारी कहलाएंगे, अव्यय कहलाएंगे। इन शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग किया जाए चाहे पुल्लिंग के साथ प्रयोग किया जाए। इन पर वचन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे एक वचन के साथ प्रयोग करे चाहे बहुवचन के साथ। तो ऐसे शब्द जिनमें किसी प्रकार से विकार संभव नहीं है अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं आगे की क्लासेज में। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो विकारी शब्द होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं व्याकरण में वो कौन कौन से पाए जाते हैं, हमारे पास आ जाता है संज्ञा। जो संज्ञा शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा आ जाता है सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके विकारी कहलाते हैं। तीसरा आ जाता है क्रिया। जो क्रिया शब्द हैं वो भी क्या कहलाते हैं, आपके विकारी कहलाते हैं। चौथा आ जाता है
विशेषण। ये जो 4 प्रकार के शब्द हैं ये चारों आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। कोई भी संज्ञा है वो विकारी शब्द होगा, केवल भावात्मक संज्ञा को छोड़कर जो संज्ञा है वो आपकी क्या है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जो भावात्मक संज्ञा होती है वो विकारी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। बाकी संज्ञा के सभी प्रकार विकारी होते हैं। उसके बाद सर्वनाम शब्द होते हैं, तो सर्वनाम शब्द भी क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। क्रिया शब्द भी विकारी होते हैं और विशेषण शब्द भी विकारी शब्द होते हैं। यानी इन सभी शब्दों, इस सभी प्रकार के शब्दों में विकार उत्पन्न हो सकता है, सभी प्रकार के शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद आता है अविकारी शब्द। अगर अविकारी शब्द की बात करते हैं तो पहला आ जाते हैं हमारे पास क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, वो शब्द कैसे होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। दूसरा प्रकार हमारे समक्ष आ जाता है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द, जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं यानी जिनको हम क्या कहते हैं, योजक शब्द कहते हैं, ये भी क्या होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तीसरा प्रकार आ जाता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, वो भी क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। चौथा प्रकार आ जाता है संबंध बोधक। जो संबंध बोधक शब्द हैं वो भी क्या होते हैं, अविकारी शब्द हुआ करते हैं। और पांचवा प्रकार हमारे समक्ष आ जाता है निपात। ये जो शब्द हैं ये पांचों प्रकार के शब्द आपके अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द है, इसके ऊपर लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता, वचन का भी कोई प्रभाव नहीं होता, काल का भी प्रभाव नहीं होता और कारक का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी प्रकार से समुच्चय बोधक जो योजक शब्द हैं, जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता है। विस्मयादि बोधक शब्दों में संबंध बोधक शब्द और निपात, इन किसी में भी विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। निपात बहुत बार हमसे पूछा जाता है, ये आगे की क्लास में जब हम व्याकरण के आधार पर शब्दों की डिटेल पढ़ेंगे तब बताते हैं कि निपात क्या होते हैं। वैसे थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि जिस समय क्वेश्चन हमारे मस्तिष्क में उठने लग जाता है उसी समय हमारा मस्तिष्क आंसर भी चाहता है। तो जो निपात होते हैं ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वाक्य में प्रयोग किए जाने पर वाक्य के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता लेकिन वाक्य में प्रयोग किए जाने पर वाक्य के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। हम कहते हैं राम खेलता है, राम खेलता है। राम खेलता है, हमें क्या समझ आया कि राम खेल रहा है। लेकिन अगर इस वाक्य में थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर दूं और मैं लिख दूं राम भी खेलता है, राम भी खेलता है, तो ये जो भी लगी इसने पूरे वाक्य के अर्थ में ही चमत्कार उत्पन्न कर दिया। राम खेलता है तो हमें ये नहीं पता कि राम अकेला खेल रहा है या किसी दूसरे के साथ खेल रहा है, लेकिन जब वाक्य में हमने भी लगाया कि राम भी खेलता है तो उस समय ये है कि अन्य बच्चे भी खेलते हैं। राम अकेला नहीं खेलता, अन्य भी खेल रहे हैं, अन्य भी खेलते हैं और उसमें राम भी है। तो ये जो भी था जिस पर वाक्य को बोलते समय हमने स्ट्रेस दिया, जिस पर वाक्य को बोलते समय हमने दबाव दिया और इसी दबाव के कारण इसने वाक्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर दिया, वाक्य के अर्थ में नवीनता प्रकट कर दी। तो ये जो भी था ये क्या कहलाया, आपका निपात कहलाया। इसी प्रकार से निपात के भी प्रकार आते हैं जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। वैसे सिंपल के लिए बता देते हैं कि भी है, तो है, ही, भी, तो, ये सभी क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। ये था हमारा व्याकरण के आधार पर, विकार के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। आइए अब हम देखने जा रहे हैं, अगला हमारा वर्गीकरण आ जाता है
अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। देखिए अगला प्रकार हमारा आ जाता है अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण देखते हैं तो अर्थ के आधार पर भी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकार, एक होते हैं निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द, और दूसरे होते हैं सार्थक शब्द। ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है निरर्थक शब्द और दूसरे होते हैं सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द वो शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये सार्थक शब्दों के साथ लगकर अपनी भूमिका अदा कर देते हैं, वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ पाया जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, और एग्जाम्पल हमारे समक्ष आ जाता है, जैसे है चाय वाय। बहुत बार हम लिखा हुआ भी पढ़ते हैं और बहुत बार हम बोलने में भी इसका प्रयोग करते हैं, चाय वाय पी ली। ये चाय शब्द तो क्या था आपका? चाय तो आपका सार्थक था, लेकिन ये वाय क्या था? निरर्थक शब्द कहलाया। इसका कोई अपना अर्थ नहीं है वाय का, लेकिन जब ये चाय के साथ प्रयोग किया गया तो इसने एक कंप्लीट अर्थ को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया। चाय वाय पी ली, इसका मतलब चाय और चाय के साथ जो भी कुछ खाने का है वो सभी इसमें सम्मिलित हो गए, तो ये है चाय वाय। उसके बाद इसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं ना, रोटी वोटी खा ली, पानी वानी पी लिया, तो जो पानी शब्द है वो तो क्या है? जैसे कहें हमें पानी वानी। पानी वानी की बात करें, देखो पानी क्या है? हमारा सार्थक शब्द है, लेकिन वानी कोई सार्थक शब्द नहीं है। ये वानी क्या है? ये आपका एक निरर्थक शब्द कहलाया, लेकिन जब ये पानी के साथ प्रयोग किया गया तो इस समय इसने अपनी एक भूमिका निभाई और कंप्लीट अर्थ हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया कि पानी वानी, यानी पानी वानी के अंदर पानी भी सम्मिलित है और कोई अन्य पीने योग्य पेय पदार्थ भी सम्मिलित है, तो वो हो गया पानी वानी। तो ऐसे शब्द जो हैं, ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम देखें जो सार्थक शब्द हुआ करते हैं, इनके भी ये भी आपके 5 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है हमारा समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द होते हैं। दूसरे हमारे होते हैं विलोमार्थक शब्द। विलोमार्थक शब्द हो जाते हैं। तीसरा प्रकार होता है, तीसरा प्रकार हमारे समक्ष आ जाता है, समानार्थक शब्द होते हैं, विलोमार्थक शब्द होते हैं, फिर होते हैं एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द जिनका एक अर्थ निकलता है। फिर हो जाते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द। 5वां प्रकार होता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द ये होते हैं हमारे सार्थक शब्दों के भी प्रकार पाए जाते हैं। जो सार्थक शब्द होते हैं ये भी 5 प्रकार के होते हैं। समानार्थक शब्द होते हैं, यानी जिसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, तो ये जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ये समानार्थक कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिए कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनका शाब्दिक अर्थ तो एक होता है, लेकिन भावार्थ हमेशा अलग पाया जाता है। पर्यायवाची शब्दों का भावार्थ कभी भी एक नहीं होता है। जैसे मैं आपके समक्ष रखती हूँ, आपके समक्ष एक शब्द है जल और दूसरा शब्द है पानी। यदि जल और पानी की बात करते हैं तो इनका शब्दार्थ तो एक ही है,
जल सुने या पानी सुने, हमारे मस्तिष्क में एक पेय पदार्थ की पिक्चर बन जाती है। वो क्या है आपका? जल या पानी कहलाएगा। लेकिन अगर भावार्थ की बात करते हैं तो जल का अर्थ अलग होता है और पानी का अर्थ अलग होता है। जल हमेशा शुद्ध रूप होता है और पानी अशुद्ध रूप पाया जाता है। तो जो जल होता है वह पीने योग्य होता है और पानी नाले में बहता है। पानी जो है वो नाले में बहता, लेकिन जल हमेशा गंगा जल कहलाता है, शुद्ध कहलाता है। तो बस हम देख रहे हैं कि कोई भी जो समानार्थक शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं उनका शाब्दिक अर्थ तो एक होता है, लेकिन भावार्थ हमेशा अलग होता है। चाहे कोई भी शब्द उठा लीजिए। दूसरा शब्द जैसे मैं आपके समक्ष रखना चाहूं, एक शब्द होता है आग और एक शब्द होता है अग्नि। एक शब्द होता है अग्नि और दूसरा शब्द क्या हो जाता है? आग होता है। कहने को तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों का शाब्दिक अर्थ भी एक ही है। जब आग या अग्नि की हम बात करें तो वह प्रज्वलित होती हुई, वह जलती हुई लो हमारे सामने, उसकी पिक्चर हमारे मस्तिष्क में बन जाती है, लेकिन भावार्थ दोनों का अलग है। अगर हम अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि हमेशा पूजनीय रूप होता है और आग हमेशा विनाशकारी रूप पाया जाता है। इसी प्रकार से हम देखें कि कोई भी जो पर्यायवाची शब्द है उसका शब्दार्थ एक और भावार्थ हमेशा भिन्न पाया जाता है, भावार्थ हमेशा अलग पाया जाता है। तो ये थे समानार्थक शब्द आपके। उसके बाद आते हैं विलोमार्थक शब्द। विलोमार्थक शब्द आप सभी जानते ही हैं कि विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे हम सर्दी लेते हैं, सर्दी शब्द है तो क्या हो जाएगा? गर्मी। गर्मी शब्द इसका विपरीत अर्थक हो जाएगा। मीठा शब्द लेते हैं तो क्या हो जाएगा? मीठा का खट्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार के शब्द होते हैं विलोमार्थक शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द। उसके बाद आते हैं एकार्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ एक ही होता है। जैसे मैं आपके समक्ष शब्द रखूं रोटी, यदि मैंने रोटी कहा तो आपके मस्तिष्क में रोटी की ही पिक्चर बनेगी। यदि मैं आपके समक्ष रखती हूँ कमल, तो कमल शब्द को सुनते ही कमल के पुष्प की पिक्चर आपके मस्तिष्क में बन जाती है। ये हमेशा शब्दार्थ देते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये आपके एकार्थक कहलाते हैं। लेकिन उसके बाद आता है अनेकार्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ पाए जाते हैं, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं आपके समक्ष शब्द रखती हूँ और शब्द रखती हूँ कनक। यदि कनक शब्द की बात की जाती है तो एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ पाए जाते हैं। कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, कनक का अर्थ सोना भी होता है और कनक का अर्थ गेहूं भी होता है। तो इस प्रकार से कनक एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ पाए जाते हैं। जैसे सुवर्ण शब्द लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं सुवर्ण शब्द, तो इसको अगर हम देखें कि सुवर्ण जो शब्द है, इस सुवर्ण शब्द का अर्थ सोना भी होता है। इस सुवर्ण शब्द का जो अर्थ होता है वो अच्छा वर्ण भी होता है और इस सुवर्ण शब्द का अर्थ अच्छा रूप भी होता है। तो अनेक शब्द ऐसे हैं जो अनेकार्थक पाए जाते हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ पाए जाते हैं। उसके बाद है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप तो एक जैसा होता है, जो लिखने में एक जैसे होते हैं, जिनकी साउंड एक जैसी आती है, लेकिन उसका अर्थ हमेशा अलग हुआ करता है, भिन्न होता है। तो वो समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण आपके समक्ष रखती हूँ और उदाहरण आपके समक्ष आता है, एक शब्द आता है जरा और दूसरा शब्द आ जाता है जरा। एक जरा और दूसरा जरा। अब दोनों में बोलने में तो थोड़ा सा अंतर होता है, साउंड में भी थोड़ा अंतर पाया जाता है। एक जरा होता है और एक जरा होता है। तो ये जो दिखने में क्या अंतर है, सिर्फ इस नुक्ते का अंतर है। ये जो बिंदी लगी हुई है इसे हिंदी में नुक्ता कहा जाता है, इस नुक्ते का अंतर है। ये जो पहला शब्द है इसके साथ नुक्ता नहीं है और दूसरे के साथ नुक्ता का प्रयोग किया गया है। ये दिखने में एक जैसे ही शब्द हैं, लेकिन फिर भी इनका अर्थ भिन्न पाया जाता है। और ये है, हम आप पर छोड़ते हैं कि ये जो इस पहले जरा का अर्थ क्या है और दूसरे जरा का अर्थ क्या है। कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, क्योंकि आप लोग अपने आप को हिंदी का मसीहा समझते, धुरंधर समझते, और समझना भी चाहिए, क्योंकि हम कहाँ हिंद देश के वासी हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है।
तो क्यों न हम हिंदी के धुरंधर बने, ऐसा समझना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों केवल समझने से काम नहीं चलने वाला। हिंदी का धुरंधर बनने के लिए हमें हिंदी की गहराइयों को जानना होगा। हिंदी का मसीहा कहलाने के लिए हमें हिंदी की महीम गहराइयों को जानना होगा। तब जाकर हम वास्तव में हिंदू कहलाने के लायक होंगे, तब जाकर हम वास्तव में अपने हिंदुस्तानी शब्द को सार्थक कर पाएंगे। तो आइए ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा कि इस जरा का अर्थ क्या है और इस जरा का अर्थ क्या है। नहीं, अगली क्लास में फिर इसका आंसर देते हैं कि इस जरा का अर्थ और इस जरा का बहुत ही आसान है, आसानी से समझ आ जाएगा और कभी भूलोगे भी नहीं। इस प्रकार का अर्थ बता दिया जाए। केवल ये 2 ही शब्द नहीं है, अनेक शब्द हमारे हिंदी व्याकरण में ऐसे हैं जो समरूपी भिन्नार्थक शब्द होते हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माने जाते हैं। तो ये था हमारा शब्द का वर्गीकरण। दोस्तों आशा रखती हूँ सभी को समझ आया होगा कि शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं, शब्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस आधार पर शब्द को कितने भागों में विभाजित किया गया है। और यदि समझ आया तो कहना चाहूंगी कि क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों आप लोग लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो, लाइक अवश्य कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की क्लासेस लेकर आने के लिए मैं मोटिवेट होती रहूं और आपके समक्ष क्लास लेकर आती रहूं। यदि यह क्लास आपको समझ आई तो कमेंट भी कीजिए, बताइए कि ये क्लास कितनी उपयोगी है आपके लिए और किस प्रकार से यह आपको समझ आई है, या फिर कोई ऐसा दूसरा मेथड अपनाया जाए जिससे आपको और आसानी से समझ आ जाए। ये समझ नहीं आ रहा तो भी आप कमेंट करके बताइए, मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ और हर कमेंट की रिप्लाई भी देती हूँ। कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनकी रिप्लाई वहीं पर दे दी जाती है और कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनकी रिप्लाई यहाँ दी जाती है, क्लास के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों कमेंट करना भी मत भूलिए। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि रोजाना मैं इसी प्रकार की गहराइयां लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती रहूं। धन्यवाद।